नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मीडिया चाहे मेन स्ट्रीम हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, जो सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला समाचार होता है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में वो ये होता है कि मोदी के बाद कौन। एक कि मोदी के बाद अमित शाह या योगी या फिर अब देवेंद्र फडणवीस का भी नाम आना शुरू हो गया। दूसरा कि क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ चल रहा है, क्या कुछ गड़बड़ है। मतलब मोदी के चंगुल से योगी आदित्यनाथ बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी नैरेटिव तैयार किया जाता है कि मोदी तो न्यूट्रल है, लड़ाई चल रही है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच। आपने भी देखा होगा, डेली देखते होंगे, सुनते होंगे, इस पर हाइप भी होता है। नहीं, भाजपा के लोग एक तरफ जहां बोलते हैं कि भाई ये सब मुद्दा जो है ये सब बकवास है, वहीं विपक्ष के लोग बोलते हैं कि विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का रहा। इसका एक कारण यह भी बताते हैं कि चूंकि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की मदद नहीं करना चाहते थे, वैसे ही जैसे कल्याण सिंह वाजपेयी के जमाने में कल्याण सिंह ने खेला किया था जब बीजेपी 29 सीटों पर अटक गई थी। तो ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं और ये उदाहरण कोई खास बात नहीं है राजनीति में, चूंकि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है। जहां तक मेरा मानना है, आप क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट करके। मेरा मानना मित्रों यह है कि चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, मोहन यादव हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी में ये सब कोई भी एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं है। सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। आप कहेंगे क्यों पूरक है? तो आप अगर गौर से देखेंगे ना मित्रों, तो सबकी भूमिका अलग अलग है, सबको अलग अलग भूमिकाएं दी गई है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की, तो हम अपने आप को यहीं तक सीमित रखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक कंपोजिट पॉलिटिकल पार्टी, एक पूरा पैकेज के रूप में चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लड़ने का प्रयास करती है। मित्रों, आपने देखा होगा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, जिस राज्य में बीजेपी के पास केवल मोदी का चेहरा है, मतलब स्थानीय चेहरा नहीं है, वहां बीजेपी का प्रदर्शन, जहां राष्ट्रीय चेहरे के साथ साथ स्थानीय चेहरा भी है, वहां बीजेपी के प्रदर्शन, दोनों में जमीन आसमान का अंतर आता है। बीजेपी स्थानीय नेतृत्व के प्रति ही भी उतना ही मेहनत करती है जितना राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के छवि निर्माण पे करती है। बीजेपी, अगर आप याद करेंगे 2013 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे, उसके बाद से प्रधानमंत्री बनने तक जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के छवि निर्माण का प्रयास बीजेपी ने किया, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लगातार जिस प्रकार की छवि बनाई जाती है, और यह सब चुनावी राजनीति का अंग है। उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ के बारे में देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ का मतलब क्या है? हिंदुत्व का पोस्टर बॉय। एक योगी आदित्यनाथ का मतलब क्या है? पहला पहचान क्या है? हिंदुत्व। क्योंकि बीजेपी की राजनीति क्या है? बीजेपी लगातार इस मानती भी है कि देश के अंदर यदि सबसे बड़ी कोई समस्या है बीजेपी के अनुसार, तो यह है कि यह देश क्या हिंदुओं का रह जाएगा? आने वाले वर्षों में भारत क्या हिंदुओं का ही रहेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक हैं, उनका मानना है कि हमसे अफगानिस्तान चला गया, बर्मा म्यांमार चला गया, हमारे हाथ से बांग्लादेश चला गया, हमारे हाथ से पाकिस्तान चला गया, हमारे हाथ से भारत के 10 राज्य ऐसे हैं मित्रों जहां पर कि हिंदू माइनॉरिटी हो चुकी है, डेमोग्राफिकल चेंज हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो है हिंदुओं पर संभावित
खतरा कि आने वाले वर्षों में भारत हिंदुओं का रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी और लोग हैं दुनिया के अंदर, सबके कई देश हैं, हिंदुओं का केवल एकमात्र देश दुनिया के अंदर है, वो है हिंदुस्तान। यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर, आप कितनी भी आलोचना कीजिए, आज आप देख लीजिए जितने लोगों ने मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर मुसलमान विरोधी होने का आरोप लगाया, मुसलमानों का टिकट नहीं देने का आरोप लगाया, कोई जवाब आता है क्या? नहीं आता है। ना मोदी का आता है, ना योगी का आता है। जवाब अगर आता भी है कई प्रवक्ताओं का, तो सीधा जवाब दिया जाता है कि जो वोट देता है उसे हम टिकट देते हैं, जो वोट नहीं देगा उसे टिकट क्यों दें। हम तो कोई दो तरह का व्यवहार नहीं करते। अगर उज्ज्वला योजना का लाभ बढ़ता है अगर, तो हम तो कोई भेदभाव नहीं करते। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अगर बढ़ता है तो हम तो कोई भेदभाव नहीं करते। कृषि सम्मान योजना जब बढ़ता है देश की जनता के बीच, तो उसमें तो हम कोई जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। तो बीजेपी अपने आप को भेदभाव मुक्त पार्टी बताती है, भेदभाव मुक्त सरकार बताती है। लेकिन बीजेपी ये कहती जरूर है कि यह देश हिंदुओं का है, और चूंकि जब तक हिंदू इस देश में बहुसंख्यक है तब तक भारत में धर्मनिरपेक्षता बची हुई है। सेकुलरिज्म भारत में तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। कितने लोग इस बात से असहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा। कि बीजेपी का मानना है कि इस देश के अंदर जब तक हिंदू बहुमत में है तभी तक देश सेकुलर है। जिस दिन हिंदू अल्पमत में आ गए उस दिन यह देश सेकुलर नहीं रहेगा, बाबा साहब का संविधान नहीं चलेगा। उस दिन केवल और केवल शरीयत की सरकार चलेगी। आप लोग कितने सहमत हैं बताइएगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली की राजनीति पर। एक तो ये कॉमन चीज है, चाहे भारतीय जनता पार्टी मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, मोहन यादव हो, अनंत कुमार साय हो, देवेंद्र फडणवीस हो, प्रमोद सावंत हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, या बीजेपी जहां सरकार में नहीं है नायब सिंह सैनी हो, या जहां बीजेपी सरकार में नहीं है, जहां डिप्टी सीएम है बीजेपी के, सब जगह पहला मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है, हिंदुत्व का। दूसरा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए लॉ एंड ऑर्डर का, कानून और व्यवस्था का, कानून और व्यवस्था का, और महिला सुरक्षा सबसे पहले नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी का। आपको याद होगा मित्रों, जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे तो पहला कार्यक्रम क्या आया था? एंटी रोमियो स्क्वाड बना था वहां। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय को रखती है। जब कभी भी योगी आदित्यनाथ पर हमला होता है, बीजेपी कहती है कि उत्तर प्रदेश की जनता तय कर ले कि उसे अखिलेश यादव वाला राज्य चाहिए, अखिलेश यादव वाला कानून व्यवस्था चाहिए, या योगी आदित्यनाथ वाला कानून व्यवस्था चाहिए। सीधा सवाल है, कौन सा शासन व्यवस्था चाहिए? वो शासन व्यवस्था जब कवाल में दंगा हुआ करता था, वो शासन व्यवस्था जब पुलिस आजम खान की भैंस ढूंढने के लिए निकल पड़ती थी, वो शासन व्यवस्था चाहिए जब आजम खान कलेक्टर से जूते की लैस बंधवाने का दावा किया करता था, वो शासन व्यवस्था चाहिए समाजवादी पार्टी का जब अतीक अहमद के भय से, अफजल अंसारी के भय से, मुख्तार अंसारी के भय से उत्तर प्रदेश ग्रस्त था, गैंग वॉर हुआ करता था, या फिर आज वो उत्तर प्रदेश चाहिए जब अपराधी एक पोस्टर लेकर आते हैं कि मैंने हत्या किया है, मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे जेल में बंद कर दो, नहीं बंद करोगे बाहर मेरी हत्या हो जाएगी। यह परिवर्तन है उत्तर प्रदेश में, और यह उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ की। आप कितने सहमत हैं बताइएगा कमेंट करके। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, देवेंद्र फडणवीस हो, सबके सब। तो योगी की भूमिका यही तो बनती है, वो कानून व्यवस्था, वो बुलडोजर का डर। आपको अनुमान होगा मित्रों, लाखों एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कराया। आप बताइए, कोई ऐसा समय रहा होगा जब संभव है कि कोई सरकार बुलडोजर लेकर निकले और किसी जायज संपत्ति पर बुलडोजर चला दे? केवल एक सवाल है, जायज संपत्ति पर, आपका घर अगर जायज है, अगर आपके पास अपने घर का कागज है मित्रों, आपकी जमीन का कागज है, तो क्या कोई भी सरकार हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, या फिर मोदी जी के पिताजी की सरकार हो, या किसी की भी सरकार हो, आप बताइए एक चीज,
कोई आपके घर पे बुलडोजर चला सकता है क्या? नहीं। बुलडोजर चला, बुलडोजर सहा, इसलिए कि वो सब के सब अवैध है, अवैध है। सब सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे। सब सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे मित्रों, इसीलिए सबके मुंह पर टेप लगा हुआ है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसके अलावे जो महत्वपूर्ण है, क्यों मैंने जो मतदाता मोदी को चुनते हैं, जो योगी को चुनते हैं, और इन दोनों के बीच जो दरार पैदा करने का प्रयास होता है मीडिया के अंदर, इन लोगों में दरार नहीं होगा, लेकिन इनके समर्थकों में दरार पैदा करने का प्रयास होता है। उस बात को समझिए। आप यदि योगी के समर्थक हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मोदी के भी समर्थक होंगे, और आप मोदी के समर्थक हैं तो आप योगी को गाली दे सकते हैं। यही चाहती है देश में विपक्ष, ठीक है, और इसीलिए यह खाई को बढ़ाने का प्रयास होता है। लेकिन जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों की उसके घर तक डिलीवरी। जनता को चाहिए सुरक्षा, सबसे पहले भोजन, ठीक है, उसके काम काज के अंदर कोई बाधा नहीं हो, उसका सम्मान नहीं। आज बताइए 2014 से पहले का भारत, सीरियल ब्लास्ट हुआ करता था या नहीं हुआ करता था? देश के कौन से ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं मित्रों जहां सीरियल ब्लास्ट नहीं हुआ? आत्मघाती हमले नहीं हुए? आज रेयर अपवाद होगा, रेयरेस्ट में कह सकता हूं। क्या अंतर आ गया? खुलेआम एक्टिविटी होती थी सिमी की, एक जमाना जब सिमी का था, तब पीएफआई की खुलेआम कश्मीर के अलगाववादी प्रधानमंत्रियों से मुलाकात किया करते थे या नहीं किया करते थे? प्रधानमंत्री आवास में मुलाकात होती थी। सच है या गलत है? कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए भारत की सरकार कश्मीरी आतंकवादियों के समक्ष नतमस्तक हुआ करती थी या नहीं क्या हुआ करती थी? चाहे वो गिलानी हो, चाहे वो यासीन मलिक हो, सबके समक्ष। सच है या गलत है? नतमस्तक थी या नहीं थी? सरकार टीमें बनाती थी, ग्रुप बनाती थी ऐसे लोगों की जो कि कश्मीर जाकर वहां के आतंकवादियों से बातचीत करेंगे उसके लिए, और उन आतंकवादियों को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर प्रधानमंत्री डिनर दिया करते थे। आज वो सब कहां है? कहां है? तो जनता को चाहिए क्या? क्या चाहिए जनता को? जनता को इतनी बड़ी बड़ी बातें चाहिए क्या? एपस्टीन फाइल क्या है चाहिए जनता को? क्योंकि एक ही बता दीजिए आप, अगर आज आप, मुझे नहीं पता कि एपस्टीन फाइल के अंदर क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज बताइए कि भारत का इतिहास यह रहा है कि नहीं रहा है मित्रों, कि एक ही राजनीतिक दल के अंदर सीआईए और केजीबी दोनों के एजेंट हुआ करते थे या नहीं? क्या उससे बड़ा मामला है एपस्टीन फाइल का? हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर कोई राजनेता फंसाई हो एपस्टीन फाइल के चक्कर में, एपस्टीन फाइल में उसका नाम आ ही गया, ठीक है, मान लीजिए, एक मिनट के लिए मान लिया, तो कई ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं मित्रों। इससे पहले कोई नई चीज तो नहीं है, लेकिन जनता को कितना चाहिए इससे? भारत की जनता को चाहिए काम करने का उचित वातावरण, सम्मान के साथ, उसकी सुरक्षा, उसकी सरकारें भ्रष्ट नहीं हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। आज आप बताइए कि चाहे मोदी चोर है का नारा लगा 2019 में, रफाइल का मामला चला, कोई सबूत मिला क्या? कोई मुकदमे चल पाए क्या? नहीं टिक पाए। क्यों नहीं टिक पाए? जनता को यही चाहिए। कई बार राजनेताओं को लगता है कि जनता उनकी रैलियों में आती है, भीड़ बनकर आती है, उनको लगता है कि ये भीड़, ये रैली में आने वाले लोग ये वोट ट्रांसफर करा लेंगे। नहीं, मैं दावे से कह रहा हूं, आज इस देश के अंदर आप राजनेताओं से बड़ी रैलियां अभिनेता कर सकते हैं। सच है या गलत है? राजनेताओं की रैली में जितनी भीड़ आती है उससे अधिक भीड़
अभिनेताओं की रैलियों में आता है। वैसे आज के राजनेता भी अभिनेता भी से कम नहीं है, लेकिन अगर वही मामला अभिनेता के बदले अभिनेत्री का हो तो और बड़ी भीड़ आ सकती है, और उससे भी ज्यादा बड़ी भीड़ आ सकती है मित्रों, मुझे लगता है यदि कलाकार हास्य कलाकार हो तो। मैं थोड़ा सा इस पर कंफ्यूज हूं, आप बताइएगा कि अभिनेत्री में और हास्य कलाकार में किसकी रैलियों में ज्यादा भीड़ आएंगे लोग। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं, मैं सच है या गलत है। तो दरअसल जब मुद्दा लोगों के पास नहीं होता है, जब चुनाव व्यक्ति के नाम पर होना शुरू होता है, तो फिर परिस्थिति ऐसे बनती है। एक और बात मित्रों आज मैं बताऊं आपको, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं बताऊं, देश में चुनाव हो रहा है मुद्दों पर, लेकिन लोग सोचते क्या है कि व्यक्ति आधारित चुनाव है। नहीं, लोग मोदी को या योगी को या ऐसे कोई किसी को भी, जहां कहीं भी, या तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को, कांग्रेस पार्टी के ही नेता है, या कर्नाटक में सिद्धारमैया को, जिनको भी वोट मिलता है मित्रों, मुद्दों पर ज्यादा मिलता है, चेहरे पर कम मिलता है। यह इतिहास रहा है भारत का। लेकिन हम जो देखना चाहते हैं वही दिखता है। नहीं, हम देखना ही नहीं चाहते कि मुद्दों का प्रभाव क्या रहा है। तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट नहीं मिलता भाई। योगी आदित्यनाथ को योगी आदित्यनाथ के काम पर वोट मिलता है। योगी आदित्यनाथ को मुद्दों पे वोट मिलता है। महिला सुरक्षा, आतंकवाद से सुरक्षा, ठीक है, सरकारी नीतियों कार्यक्रमों की डिलीवरी की गारंटी, इन सब कारणों से योगी को फायदा मिलता है, या मोदी को फायदा मिलता है, या तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को फायदा मिला है, डिलीवरी के कारण, मुद्दों के कारण। ममता बनर्जी 15 वर्ष से सत्ता में है, हाँ ठीक है, वहां पर भी सिस्टम के कारण है। पहले जो काम वामपंथी पार्टियां किया करती थी वही काम ममता बनर्जी कर रही है। क्या करती थी वामपंथी पार्टियां? लोक कल्याणकारी स्कीम्स प्लस पार्टीबाजी। लोक कल्याणकारी स्कीम्स, गरीबों को खुश करो और गरीबों को अपना लठैत बना लो, पार्टीबाजी करवाओ उससे। गरीबों को मुफ्त राशन दो, गरीबों को पैसा दो, गरीबों को फैसिलिटी उपलब्ध कराओ, और उस गरीब के हाथ में लाठी थमा दो कि आपकी पार्टी के लिए वो पार्टीबाजी करेगा। यही काम सीपीएम ने किया, आज वही काम ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन जब सत्ता बदली थी मित्रों, तो सिंगूर पर बदली थी, नंदीग्राम पर बदली थी। आज भी पश्चिम बंगाल में अगर सत्ता बदलने की संभावना दिख रही है अगर, तो खराब कानून व्यवस्था के कारण, महिला सुरक्षा के कारण, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए हैं, संदेश खाली जैसी घटनाओं के कारण, आज ममता बनर्जी अगर 2026 का विधानसभा चुनाव हारेंगी तो मुद्दा आरजी कर मेडिकल कॉलेज, संदेश खाली जैसे मुद्दे होंगे, तुष्टीकरण मुद्दा बनेगा। इसीलिए ये योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार की लड़ाई का जो एक नैरेटिव तैयार होता है, ये सब के सब केवल और केवल मीडिया की उपज है, विपक्ष का दिग्भ्रमित करने का एक प्रयास होता है। आप क्या सोचते हैं फाइनली कमेंट करके बताइएगा। और हमारा वीडियो यदि पसंद आता है मित्रों तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।